Julie students, my name is Chang Dorje. Today we will discuss the second chapter of partnership firm, that is the admission of a firm. Before we start our topic, first I would like to tell you what the reconstitution of partnership firm is. Reconstitution of partnership firm. Reconstitution of partnership firm means whenever there is any change in the existing agreement, that is partnership deed, which we made at the time of formation of a partnership firm, is called reconstitution of partnership firm. This is the definition of reconstitution of partnership firm. Partnership is the result of agreement. जिसको हमने जब पार्टनरशिप फर्म बनाया था उस समय हमने एक डीड बनाया था जिसको हम एग्रीमेंट भी कहते हैं, ठीक है. एंड एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो हमने बनाया, एक डीड बनाया, उसमें कोई भी चेंज आता है, चेंज इन द सेंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, या इसी तरह कोई पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होता है, तो उस समय क्या होते हैं, हमारे जो भी हमने जो पहले जो हमने ये एग्रीमेंट बनाया तो वो खत्म हो जाता है, फिर हमें दोबारा एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, ऑफ एनी पार्टनर विल रिजल्ट इन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. जब भी कोई भी चेंज होता हो पार्टनरशिप में तो हमें दोबारा वो पार्टनरशिप को दोबारा बनाना पड़ता है, इसको हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं. तो रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है, कुछ रीजन है बच्चे, आप लोगों को मैं बता दूं. नंबर 1, change in profit sharing ratio among the existing partners. जब भी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमने पहले बनाया था कोई चेंजेस आता है, मान लो एक फर्म है जिसमें ए और बी मान लीजिए 2:1 में जो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है, आप वो किसी वजह से इसको चेंज करना चाहते, ये तो था पहले वाला जो ऑल रेशो था. अभी जब ये ऑल रेशो मतलब किसी कारण हो सकता है जो पहले इन्होंने जो कैपिटल लगाया था बी और ए और बी ने, हो सकता है बी ने कम लगाया हो. अब इस बार बी ने जो अपना कैपिटल को इंक्रीज किया, अब बी बोलता है जो पहले ऑल रेशो है अब उसको चेंज कर गया, अभी हमें 1:1 बनाना पड़ेगा. तो इस मतलब इस तरह से जब भी चेंज होता है तो हमारा क्या जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है वो चेंज हो जाता है और फिर हमें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूट. दूसरा केस है बच्चों, एडमिशन ऑफ अ न्यू, मैं इसको मिटा देता हूं, न्यू पार्टनर. मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज ए और बी का एक फर्म है जो पिछले कई सालों से अपना फर्म चलाते आ रहा है. आप ये ए और बी, मान लीजिए सी, कोई सी आया, इसको एडमिट करना चाहता है अपने फर्म में, तो जो इनका पहले जो रेशो था 2:1, आप जब कोई नया पार्टनर एडमिट करेंगे तो जो ओल्ड जो हमारा रेशो था वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो ए और बी का जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से कुछ शेयर सी को भी देना पड़ेगा. तो इस हिसाब से जब हम कोई नया मतलब वो रेशो बनाएंगे तो जो पुराने जो रेशो है वो चेंज हो जाता है और फिर हमें नया रेशो बनाना पड़ता है, तब भी हमारा जो एग्रीमेंट होता है पहले वाला वो चेंज हो जाता है और रिकंस्टिट्यूट होता है. तो तीसरा रीजन है बच्चों, तीसरा रीजन है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. मान लो ए बी और सी 3 पार्टनर से
बी किसी वजह से वो रिटायर हो जाता है फर्म से, मान लो उसका हेल्थ ठीक नहीं रहता हो या और कोई भी मतलब वजह हो सकता है, तो जब ये बी रिटायर हो जाएगा, मान लो इनका पहले जो रेशो होंगे या ऐसे भी कुछ भी हो सकता है, रेशो ऐसे मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो जब बी जाएगा तो ये बी जाएगा, तो ये बी के जितने भी शेयर है वो ए और सी के बीच में मतलब शेयर करेंगे, तो इस मतलब इस हिसाब से उनको दोबारा ये रेशो बनाना पड़ेगा, उस तब भी रिकंस्टिट्यूट होता है। तो चौथा पॉइंट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। जिस तरह रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, तब भी फर्म से जो पार्टनर होता है वो निकल के जाता है, उस समय भी इस समय जब इस समय रिटायर हुआ आप, ये डेथ होगा, तब भी ये जो बी यहां से चलो चाहे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, जब वो जाता है तो फिर ए और सी को जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको दोबारा से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट है amalgamation of two or more पार्टनरशिप फर्म। तो ये अमलगमेशन मीन्स जब कोई दो फर्म आपस में मिल जाता है, मान लीजिए फर्म दो फर्म है, फर्म ए और फर्म बी, ये अपना अपना अलग से बिजनेस कर रहे थे पहले, तो जब ये ए और दो आपस में मिल जाता है तो इनका जो पहले जो ऑल एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है, फिर इन दोनों के बीच में एक नया एग्रीमेंट बनता है, तब भी जो हमारा जो पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है वो रिकंस्टिट्यूट होता है, तो पुराने जो भी इनका एग्रीमेंट होगा वो खत्म होता है और नया एग्रीमेंट बनता है। तो बच्चों ये साफ था, मतलब जो जो रीजंस थे जिस वजह से हमारा फर्म रिकंस्टिट्यूट होते थे, तो ये सारा था। तो बच्चों अब हम करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन कब और क्यों होता है, तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज ए और बी है, ठीक है, आप ये दोनों अपना प्रॉफिट या जो भी मतलब कैपिटल अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, तो ये चाहता है कोई सी को एडमिट करना चाहता है, तो ये कब होता है, एडमिशन तब होता है जब ये दोनों एग्री हो, दोनों मतलब विलिंगनेस हो सी इसमें एडमिट होने के लिए, तभी एडमिशन हो सकता है। जब तक मतलब जितने कोई भी फर्म हो, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होता है उसमें, तो हर कोई एग्री नहीं होता है उस पार्टनर को, न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिट करने के लिए, तब तक नया पार्टनर उस फर्म में एडमिट नहीं हो सकता है। यह कहता है सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 31 ये कहता है जब तक जितने भी मेंबर्स होते हैं फर्म में, हर कोई विलिंगनेस होगा, कंसेंट नहीं होगा उस पार्टनर को, न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए, तब तक कोई भी नया पार्टनर हम फर्म में एडमिट नहीं कर सकता है। तो बच्चों नया पार्टनर क्यों एडमिट करता है, उसके पीछे कुछ रीजंस है। आमतौर पे जो मेन रीजंस होता है दो होता है उसमें। सबसे पहले जब फर्म को कैपिटल की जरूरत पड़ता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट। बच्चों आपको पता होगा जब कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। जब तक हमारे पास पैसा नहीं हो तो हम कोई बिजनेस ही नहीं कर सकता है। तो एक फार्म में उसको पैसे की जरूरत पड़ता है। तो दो मैंने पहले बताया था, एक फार्म में ए और बी है, जितना इनके पास पैसा था उन्होंने तो सारा लगा दिया,
आप ये दोनों चाहते हैं अपना बिजनेस को बढ़ाए, प्रॉफिट को बढ़ाए, तो इसलिए पैसे चाहिए, इनको कैपिटल चाहिए। तो इस हिसाब मतलब इस सूरत में ए और बी सी को इसमें एडमिट करता है अपने फार्म में। तो इस जब ए सी को एडमिट करेंगे तब ये सी अपना जो शेयर होगा कैपिटल वो लेके आता है, वो फर्म में लगाता है। इस हिसाब से जो फर्म का जो कैपिटल जो बढ़ जाता है, टोटल कैपिटल बढ़ जाता है। फिर जब कैपिटल बढ़ेगा तो बिजनेस भी बढ़ेगा, जब बिजनेस बढ़ेगा तो पैसा आएगा। तो इस हिसाब से एडमिट मतलब गिरता है कैपिटल के लिए। दूसरा रीजन है बच्चों मैनेजरियल हेल्थ, और जिसको हम मैन पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, आप दो पार्टनर हैं, मैंने पहले आपको बताया, मतलब ये दोनों कहां कहां जाएंगे, जितना इन्होंने जो एफर्ट करना था सारे कर लिया। आप उनको और किसी मतलब किसी कोई थर्ड आदमी की जरूरत पड़ता है, तो उस समय भी उसको हेल्प करने के लिए तीसरा जो मैंने बताया जो नया पार्टनर सी को इसमें एडमिट करता है। अब ये एडमिट करने से क्या होता है, जो भी ये ए और बी का जितने वर्क लोड से वो रिड्यूस हो जाता है, तो उनका जो फार्म जो ठीक से चलता है। तो तीसरा भी और एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं टू एंजॉय गुडविल। गुडविल क्या होता है बच्चों, गुडविल ऐसे तो हम किसी फार्म के रेपुटेशन को बोलते हैं। कोई फार्म मतलब कोई पिछले 10-15 साल से कम करते आ रहा है मार्केट में, तो मार्केट में उसका एक स्टेटस बनता है, रेपुटेशन बनता है, इमेज बनता है, एक अच्छा नाम बनता है, जिससे उनका जो प्रॉफिट जो है ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा बनता है, मतलब जिसको हम सुपर प्रॉफिट भी कहते हैं। तो क्या होता है, मतलब मान लो ए और बी है जो अपना बिजनेस बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है बच्चों। तो जब ये सी को एडमिट करेंगे तो ये ए और बी इतना भी बेवकूफ नहीं है, जितना आज तक पिछले 10-15 सालों से इन्होंने काम किया, आज ये लोग प्रॉफिट ठीक ठाक कमा रहा है, तो उस प्रॉफिट का शेयर सी को ऐसे ही देते। जो इन्होंने अभी तक जो स्ट्रगल किया, मेहनत किया, वो सी को कैसे देगा। तो जब ये सी आते समय एक पैसा लेके आता था जिसको हम कहते हैं कैपिटल लेके आते हैं, उसके साथ साथ और एक एक्स्ट्रा पैसा जिसको हम गुडविल कहते हैं वो भी लेके आता है। तो कुछ फर्म इस गुडविल को एंजॉय करने के लिए या नया पार्टनर को एडमिट कर सकता है। तो बच्चों जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो हमें कुछ चीजों का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे मैंने यहां पे कुछ लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैंने पहले भी आपको बताया, एक एग्जांपल दिया था, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको चेंज करके नया एक रेशो बनाना पड़ता है, जिससे जो फ्यूचर में मतलब जितना भी प्रॉफिट आएगा उसी हिसाब से वो लोग शेयर करेंगे। तो हमारे सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर द एडमिट ऑफ न्यू पार्टनर, और उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो वो होता है जब मान लो मैंने पहले भी बताया आपको, ए और बी दो पार्टनर से सी को एडमिट करता है। जब सी को एडमिट करेंगे तो ए और बी अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर्स सी के फेवर में सैक्रिफाइस करता है। तो वो कितना सैक्रिफाइस करता है वो भी हमें निकलना जरूरी होता है जब एडमिशन होता है। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलना जरूरी क्यों होता है, तो जब न्यू पार्टनर मैंने बताया, गुडविल के बारे में मैंने बताया, कैपिटल को छोड़ के और एक पैसा लेके आता है जिसको हम गुडविल बोलते हैं। जब कोई नया पार्टनर एडमिट करते हैं तो उस गुडविल को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो के हिसाब से उन जो ऑल पार्टनर्स है उनके बीच में मतलब कंपेंसेट किया जाता है, उनको जो गुडविल आता है उसको दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल मैंने अभी बताया, आपको पता होगा एक्चुअली गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन होता है, एक फर्म होता है जो अपना मार्केट में जो स्टेटस बनाता है, जिस स्टेटस से उसका जो सेल होता है या जो भी हो प्रॉफिट कमाता है उस हिसाब से मतलब जितने भी ये फर्म पुराने होते जाएंगे उतना उसका रेपुटेशन मार्केट में बनता है, उससे उनका प्रॉफिट बढ़ता है। तो अभी मैंने बताया जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमने मतलब इस गुडविल में बताना है, उसका कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे कितना लेके आना है, उसके बारे में हम
मतलब दोबारा इसमें वो करना पड़ता है। नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन मींस टू रीवैल्यू द एसेट, मतलब जो कोई भी एसेट हो या लायबिलिटी हो, हम उसका दोबारा उसका हम हिसाब लगाते हैं। मान लो एक फार्म है, जिसको 10 साल हो गया चलाते चलाते, 10 साल हो गया, तो स्टार्टिंग में इन्होंने एक मान लो एक लैंड खरीदा जिसको इन्होंने दिया 5 लाख। आप फार्म को चलाते चलाते अभी इस समय 10 साल हो गया, आप जो उस लैंड का अभी मार्केट वैल्यू इसका बन जाता है 25 लाख। ठीक है। अब जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो लैंड का वैल्यू बढ़ा, पिछले 10 साल में खरीदा था उन्होंने, अब तक कितना मतलब पैसे का डिफरेंस हुआ 20 लाख। जो 20 लाख मतलब उनको ऑल पार्टनर्स को गेन हुआ, क्या ये 20 लाख जो नया पार्टनर हम एडमिट करने जा रहे हैं क्या इनको भी मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए बच्चे। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने जो भी चाहे एसेट्स होगा या लायबिलिटीज होगा, मान लो हो सकता है कोई मतलब लायबिलिटी हो, किसी को पेमेंट करना हो, या कोई लोन हो सकता है, अगर वो लोन भी होता हो है ना, तो ये भी कोई मतलब ये पार्टनर नया पार्टनर आने से पहले कोई लोन होगा तो वो लोन भी सी को, जो हम न्यू पार्टनर एडमिट करने जाना है मतलब जा रहा है, उसको वो लोन का पैसा चुकाना नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं चुकना चाहिए, उसको नहीं लगना चाहिए। क्यों लगेगा उसको? क्योंकि वो तो अभी आया, जो लोन था वो तो पिछले पता नहीं कितने सालों से लाया है, वो भी लोन जो चुकता करेगा वो जो ऑल पार्टनर्स होगा, चाहे जो भी हो, ए या बी कर लीजिए, सी को मतलब शेयर मतलब पेमेंट या जो मतलब लायबिलिटी को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस या रिजर्व्स। आप जब सी आने वाला है, जब सी आएगा तो उनके पास पहले का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड चाहे प्रॉफिट हो या लॉस को अभी तक इन्होंने नहीं मतलब कोई लॉस आया हो बिजनेस में, जरूरी नहीं कि हर समय प्रॉफिट ही आएगा, कई बार लॉस भी आ सकता है, या उसी तरह कोई रिजर्व हो। रिजर्व मींस जो प्रॉफिट का मतलब कुछ पार्ट बिना डिस्ट्रीब्यूट किए हुए साइड में रखता है फॉर फ्यूचर यूज पे, फ्यूचर में हमें कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी मतलब कोई भी, तो उस समय यूज करने के लिए कुछ प्रॉफिट का पार्ट मतलब साइड में रखता है पार्टनर, आपने मतलब बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। उन सब को जितने भी होंगे पहले का न्यू पार्टनर आने से पहले, चाहे प्रॉफिट हो पहले का जो डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो, चाहे लॉस हो या रिजर्व हो, कोई भी प्रकार, रिजर्व बहुत तरह के होते हैं, हर किसी को इसको मतलब जो नया पार्टनर आने जा रहा है उसको आने से पहले हर किसी को मतलब सबको खत्म करना पड़ता है। नेक्स्ट है भाई प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब नया पार्टनर्स आएगा तो हर किसी का अपना अपना पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट लास्ट में बनाना पड़ता है। तो बच्चों अब हम करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, वो क्वेश्चन लिखा है, हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted C को एडमिट करता है as a new partner for 1/5 share in the future profit of the firm. Calculate new profit sharing ratio of A, B and C. अब हमें जब हमने C को एडमिट किया तो उनको दे रहा है A और B 1/5 शेयर दे रहा है, जो अपना प्रॉफिट के शेयर में से 1/5 C को सैक्रिफाइस कर रहा है। तो उस हिसाब से हमें किस तरह न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। पार्टनर्स हमारे पास कितना है, A, B, C, फिर ऑल रेशियो ऑल रेशियो दिया है भाई कितना 3:5। तो A का बन गया 3/5। 5 कैसे बने, इन दोनों का टोटल 3 और 2 का, और B का बनता है 2/5। C का तो कोई ऑल रेशियो है नहीं, मगर C को मिल रहा है कितना
सी को मिल रहा है जो न्यू रेशो होगा, आप सी को मिल रहा है 1/5, जो ए और बी ने अपनी प्रॉफिट में से सेक्रीफाइस करेंगे 1/5, जो सी को मिलने जा रहा है। अब यहां पे क्वेश्चन में ये लिखा है सिर्फ बी और सी को एडमिट कर, ए और बी सी को एडमिट कर रहे हैं, मगर इन्होंने ये नहीं दिया है कि ए और बी सी को कितना कितना देना है। बेशक इसमें 1/5 तो दिया है, मगर ए और बी किस तरह सेक्रीफाइस करेंगे अपने प्रॉफिट में से। अब इसके लिए हमें मतलब एक एजम्पशन करना पड़ता है। मैं यहां पे कर दूंगा, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम मान लेते हैं फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है 1 मानते हैं। तो इन्होंने सी को कितना दे रहा है, शेयर ऑफ सी को दे रहा है 1/5 दे रहा है। ए और बी सी को कितना दे रहा है, 1/5 दे रहा है। ठीक है, तो अब अभी जो ए और बी को कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए और ए एंड बी इज इक्वल टू बनेगा कितना, जो टोटल प्रॉफिट है हमारे फार्म का वो तो 1 है। आप इसमें से 1 में से 1/5 किसको दे रहा है, किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, जिसको हमने अभी एडमिट किया। तो इसका रिमेनिंग कितना बनेगा, ये हो गया 4/5। ठीक है, आप टोटल में से 1/5 सी को दिया तो जो रिमेनिंग है 4/5, जो ए और बी आपस में बंटेंगे। अब ये किस तरह बंटा जाता है, 4/5 इनटू इनका ऑल रेशो कितना है 3/5। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 4 12/25। ठीक है, तो उसी तरह बी को कितना मिलेगा, जो रिमेनिंग था 4/5 में से, 4/5 में से कितना मिलेगा 2/5। तो ये हो गया 8/25। तो ये बन गया। आप देखो सी को इन्होंने कितना दिया 1/5। आप ये जो इनका जो डिनोमिनेटर है इसका बराबर करना पड़ता है, आपने पहले पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। अब ये 25 करने के लिए 5 को कितना हो गया 5/5 जब बनेगा तो 5/25। तो ये बन गया बच्चों आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में शॉर्ट में लिख देता हूं, कितना बन गया, ए का कितना हो गया 12, बी का 8 और सी का 5। ये आपका बन गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसी के साथ में सैक्रिफाइसिंग रेशो को भी किस तरह कैलकुलेट किया जाता है मैं आपको भी इधर ही मैं बता देता हूं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चे, सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ऑल रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमें यहां दोनों इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऑल रेशो भी है और न्यू रेशो भी है। तो अब हम यहां पे आसानी से मतलब वो ये निकल सकता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, ऑल रेशो है हमारे पास 3/5 और न्यू रेशो है 12 डिवाइडेड बाय 25। तो इन दोनों का आएगा, तो यहां पे एलसीएम आएगा 25 और ये हम कितना हो गया इसका 5 3 15 हो गया यहाँ पे, तो -12। तो ये बन गया कितना 3/25। इसी तरह हम बी का अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो ऑल रेशो कितना है 2 डिवाइडेड बाय 5 -8/25। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 25 हो गया, ये 5 कितना से 5 5 से 25 2 से 10 हो गया, ये -8 ये हो गया 2/25। सी का तो कोई सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगा नहीं,
तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आ गया? सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल टू 3:2, ये आ गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इस तरह किया जाता है बच्चे, सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा एक फॉर्म रिकंस्टिट्यूट कैसे होता है, और जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो मतलब किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह हमने न्यू रेशो किस तरह बनाया, सेक्रीफाइसिंग रेशो किस तरह बनाया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में गुडविल के बारे में, वो किस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है गुडविल के बारे में। थैंक यू।